नमस्कार दोस्तों। आप में से अधिकांश विद्यार्थी जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं उन लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी का क्या महत्व है। अगर एनसीईआरटी का महत्व के बारे में आप नहीं जानते हैं तो अभी आप बहुत कुछ नहीं जान रहे हैं। तो चलिए अभी उनके महत्व के बारे में नहीं हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। बस एक लाइन में जान लीजिए कि अगर एनसीईआरटी स्किप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे से आप जो है 2 कदम पीछे रहिएगा। आयोग जो है वो ऑथेंटिक बुक से कोई भी क्वेश्चन बनाने का प्रयास करती है और एनसीईआरटी हम लोग जानते हैं एक सरकारी किताब है जिससे सवाल आयोग बनाने का प्रयास करती है। कभी इससे सीधे सीधे सवाल देखने को मिलते हैं और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से इससे मिलते जुलते सवाल हम लोगों को देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चन हम डिस्कस किए जिसमें आप लोगों को बताया कई ऐसे सवाल थे जो क्लास 8 के एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछे गए थे। यह हम जेएसएससी का बताया, आपको जेपीएससी में भी इसी तरह का जो है प्रश्न देखने को मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो भी आप देखिएगा कि एनसीईआरटी को बेस बना के कई सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी के महत्व को अगर नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए। और हम लोग अभी ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी जो है उसके महत्वपूर्ण चैप्टर या हम कह सकते हैं सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्य को एक एक करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग क्लास 8 या 7 या 6 का एग्जाम नहीं देने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। आप लोगों को पता है इतिहास में भी सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो आधुनिक इतिहास से पूछा जाता है और आधुनिक इतिहास हम लोगों को क्लास 8 में पढ़ने को मिलता है। तो क्लास 8 के हम देखें तो कुल मिला के 10 चैप्टर देखने को मिलते हैं। तो 10 चैप्टर है तो हम प्रयास करेंगे 10 वीडियो में सारे जो है टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाए। लाइन बाय लाइन आप खुद से पढ़ सकते हैं, हम यहाँ थंबनेल भी लिखे हैं। आप भले कहीं से भी पढ़ लीजिए इतिहास या कोई दूसरा सब्जेक्ट, लेकिन जो सवाल बनेगा वो एनसीईआरटी को बेस बना के ही बनेगा। तो एनसीईआरटी को कम से कम एक नज़र आपको ज़रूर देखना चाहिए। आप स्कूल में इस चीज़ को पढ़े हैं तो ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं लगेगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आज यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं क्लास 8 का जो पहला अध्याय है जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। तो इसमें क्या क्या दिया गया है अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। बहुत सारा चीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगा। हम यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य है फिर से हम रिपीट कर रहे हैं उसी को हम बताने वाले हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को यहाँ पे ये वीडियो जो है वो दिया जा रहा है या यहाँ पे जो टेस्ट दिए जाएंगे उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जाएंगे। वीडियो के अंत में आज हम लोग कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे। ऐसे तो बाकी क्वेश्चन आपको ऐप में मिल जाएगा, ये वीडियो भी आप ऐप में ही देख रहे होंगे। हो सकता है एक आध वीडियो जो है वो यूट्यूब पे जा रहा होगा या इसका कंपाइलेशन वीडियो जो है यूट्यूब पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए आप लोगों का अगर डिमांड रहा तो सारा वीडियो जो है हम लोग यूट्यूब पे भी डाल देंगे। अगर डिमांड नहीं रहा या व्यूज़ वगैरह नहीं आएगा तो ऐप में रहेगा, फिर कंपाइलेशन वीडियो जो है आप लोगों को एक बार में ही दे दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं इस चैप्टर में क्या है। अगर एक समरी हम बताएं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया तो इस चैप्टर में बताया गया है कि इतिहास को सामान्यतः हम लोग तिथियों से जोड़ते हैं कि इतिहास मतलब तिथि। आप में से अधिकांश जो है वो भी यही सोच रखते होंगे कि हिस्ट्री मतलब डेट, लेकिन यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है हिस्ट्री केवल डेट नहीं होता है। हिस्ट्री एक बदलाव को क्या करता है दिखाता है। ये क्लास 8 के बच्चा को यहाँ पे एनसीईआरटी के इस फर्स्ट चैप्टर में समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इतिहास को आप तिथि मत समझिए या तिथियों का जो हम कह सकते हैं समूह है उसको मत समझिए। इतिहास एक क्या करता है बदलाव को बताता है। इसके लिए फर्स्ट पेज में ही 3 एग्जाम्पल जो हैं इस किताब में दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल जो है वो दिया जाता है कि देखिए आप जो है सुबह सुबह किसी को चाय या कॉफ़ी पीते हुए देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई भारतीय जो है अचानक से एक दिन दूसरा दिन नहीं उठा जिस दिन से वो चाय पीना शुरुआत करता है। ये चाय पीने का आदत धीरे धीरे लगा होगा। तो ये बदलाव को क्या करता है दिखाता है। कब ये बदलाव आया इसी चीज़ को हम इतिहास में पढ़ते हैं। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल बताता है कि जब आप रेलगाड़ी से जाते हैं तो रेलगाड़ी में आप बाहर देखते हैं और देखते हैं कि कैसे कम समय में आप एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, यानी यात्रा करना कितना आसान हो गया। तो आप सोचते हैं कि पहली बार ये रेलगाड़ी कब बना था, इससे पहले लोग कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, कितना समय लगता था, ये सब आप सोच सकते हैं और इस बदलाव को आप जानने का प्रयास कर सकते हैं और यही बदलाव जो है वो इतिहास है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल दिया गया है। आप सुबह सुबह उठते हैं और अखबार पढ़ते हुए लोगों को देखते हैं तो अभी जानकारी का मुख्य स्रोत जो है अखबार है। अभी तो बहुत सारे हैं, व्हाट्सएप है, ये है, वो है, सोशल मीडिया है, हर तरह का जो है आपके पास संसाधन है। लेकिन जो है यहाँ एग्जाम्पल अखबार का दिया गया है। तो अखबार जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, कल का जो भी महत्वपूर्ण खबर है वो आज पढ़ रहा है। तो
जानकारी या खबर को जानने का एक मुख्य स्रोत क्या है? अखबार। तो अखबार कब से छपना शुरू हुआ? लोग पहले जब अखबार नहीं था तो उस समय जो देश दुनिया की खबरें थे उसको कैसे जानते थे? ये सब चीज़ जो है हम लोगों को इतिहास में बताया जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे बताया जा रहा है, और कोई एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन में प्रिंटिंग प्रेस बना, दूसरा दिन अखबार बन गया या किताब बन गया और लोग जो है पढ़ना शुरू कर दिए। तो कोई एक डेट में परिवर्तन नहीं आता है, कोई भी परिवर्तन आता है वो धीरे धीरे आता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया इतिहास को आपको डेट से नहीं जोड़ना है, ठीक है। इतिहास को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हम लोगों को याद करने होते हैं, उसको समझने होते हैं ताकि हम बदलाव को थोड़ा बहुत समझ सकें। लेकिन इतिहास केवल तिथि नहीं है, ये चीज़ को यहाँ पे बताया गया। इतिहास हम सामान्यतः बदलाव को देखते हैं कि आज जो है और आज से 100 साल पहले जो थे उसमें क्या डिफरेंस है। यही चीज़ को हम हिस्ट्री में पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे बताया गया है इतिहास का क्लासिफिकेशन जो किया जाता है उसमें क्या कमी है। अंग्रेज किस तरह से क्लासिफिकेशन किए अभी आपको जानने को मिलेगा। जेम्स मिल के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया था आधुनिक जो इतिहास का, भारतीय इतिहास का, उसको हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेजी सत्ता के तौर पे या आधुनिक हम कह सकते हैं ब्रिटिश कालीन के तौर पे किया गया था। लेकिन इसमें कई सारी कमियां थी। उनका क्या सोच था वो समझेंगे। जो एशिया है, एशिया के जो सभ्यता है उनके बारे में वो क्या समझते थे, यूरोप से वो एशिया के जो सभ्यता थे उसको कैसे तुलना करते थे, वो चीज़ जो है आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो कई सारे चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अभी वर्तमान में जो हम लोग अभी इतिहास को क्लासिफिकेशन करते हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, उसमें भी कुछ कमी है। वो चीज़ आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है इस पूरे चैप्टर को। तो पूरे चैप्टर को आप ध्यानपूर्वक अभी जो बताया जा रहा है उसको वीडियो के अंत तक देखिए। कुछ MCQ भी आज हम करवाएंगे, बाकी कुछ वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि लंबा चैप्टर रहता है। तो MCQ आपको ऐप में ही देखने को मिलेगा। आप खुद से टेस्ट बनाइए, थोड़ा बहुत तो मेहनत खुद से करना होगा, नहीं तो फिर आप जो है खुद से मेहनत नहीं किया। वही बात है ना कि तैरने का हम क्या कर सकते हैं, एक बार बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे तैरना चाहिए। आपको तैरना तो खुद होगा, मेहनत खुद करना होगा, तभी उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो NCERT का चैप्टर फर्स्ट है उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो प्रयास कीजिए समय निकाल के, इस बार अगर नहीं है, अगर एग्जाम नज़दीक है तो बाद में भी कभी समय निकाल के इस किताब को लाइन बाय लाइन एक बार जरूर पढ़िए। एक बेहतर कॉन्सेप्ट जो है आपका डेवलप होगा। और ये कोई एक एग्जाम में काम नहीं देगा, हर एग्जाम में आपको क्या करेगा, काम देगा। जहां पे भी GS के प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया महत्वपूर्ण व्यक्ति, तिथि और उनके कार्य। तो कुछ व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, कुछ तिथि के बारे में बताया गया है और कुछ जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके कार्य के बारे में बताया गया है। तो पहले स्लाइड में हम लोग यही चीज जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला स्लाइड में एक नाम आपको दिख रहा होगा जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। ये नाम बहुत फेमस है। हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश शासन का जो नींव रखा गया वो इनके द्वारा ही रखा गया, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा कि प्लासी का युद्ध इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है जो कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा जाता है। लेकिन इसके बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है उसमें हेक्टर जो है रॉबर्ट क्लाइव ही नेतृत्व करते हैं। और इलाहाबाद की संधि के बाद जो है वो शाह आलम द्वितीय जो है भारत का जो दीवानी अधिकार, या हम भारत का नहीं कह सकते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार है रॉबर्ट क्लाइव या अंग्रेज को क्या कर देती है, सौंप देती है। दीवानी अधिकार कहने का मतलब है कि टैक्स लेने का अधिकार जो है अब केवल अंग्रेजों के समक्ष के पास होगा, ना कि भारतीय राजाओं के पास। उनको 26,000 रुपया शाह आलम द्वितीय को दिया गया और बोला गया कि अब जो टैक्स वसूला जाएगा इन तीनों क्षेत्र से वो कौन वसूलेगी, तो सरकार। और जब आप किसी को टैक्स देते हैं यानी उसकी अधीनता को आप स्वीकार कर लेते हो। तो माना जाता है 1765 ये जो डेट है वो भारतीय शासन में मतलब भारत में ब्रिटिश शासन का ये आरंभ आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ इस किताब में ये भी बताया गया है कि कोई एक डेट को आप नहीं मान सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एक महत्वपूर्ण डेट था क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो पहली बार ब्रिटिश को क्या कर रहे थे, टैक्स। आप शुरुआत इतिहास पढ़िएगा तो हम लोगों को पता चलता है कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो अंग्रेज भारतीय राजाओं को टैक्स देते थे। लेकिन अब 1765 के बाद क्या होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ के लोग जो है वो अंग्रेज को ही क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। आप कहीं रह रहे हैं, ये रूम है, कमरा है, अगर हम इसका रेंट जो है किसी और को देते हैं, इसका मतलब ये रूम अब मेरा नहीं रह गया, हम किसी के अधीन रह गए। तो वही हो गया कि अब अंग्रेज के अधीन जो है वो भारतीय राजा या भारतीय जनता आ चुकी थी। इस घटना से जानने को हमको मिलता है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो याद रखिएगा, इन्होंने जेम्स रेनले को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा। नक्शा का क्या फायदा होता है, ये सब सारा चीज आगे आपको बताया गया है। आप भी अभी जानते होंगे कि नक्शे से
कितना ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा होता है। आप गूगल मैप ही देख लीजिए, जिसका आधुनिक नक्शा का ये आधुनिक रूप है। अगर कहीं आपको जाना है, कहीं के बारे में जानना है, तो गूगल मैप आपको कितना सहायता देता है। तो उस समय जो है किसी भी एरिया के बारे में जानना होता था, या कहाँ हमको युद्ध करना है, किधर जाना है, नहीं जाना है, तो नक्शा का होना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए ये नक्शा बनवाने के लिए क्या करते हैं, जो है जेम्स रेनेले को सौंपते हैं। दूसरा व्यक्ति जेम्स रेनेले के बारे में ही दिया गया, जिनको रॉबर्ट क्लाइव जो है नक्शा बनाने का काम सौंपे थे। ये बताया जाता है इनके बारे में कि ये एक इतिहासकार थे और मानचित्रकार थे, जिन्होंने 1782 में भारत के पहले नक्शे का आवरण क्षेत्र तैयार किया। तो पूछा जाएगा कि 1782 में सबसे पहली बार भारत का नक्शा जो बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया, तो जेम्स रेनेले के द्वारा बनाया गया था। एक नाम जो है वारन हेस्टिंग का आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, हम बहुत सारे ऐसे कुछ तथ्य के बारे में बात करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जरूर कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे। तो उसको हम थोड़ा कनेक्ट करते हुए बता रहे हैं। तो हर फैक्ट यहाँ लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, यहाँ वही तथ्य देखने को मिलेंगे जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। बाकी कनेक्ट करने के लिए हम इधर उधर के जो भी फैक्ट हैं उसको बताने का प्रयास करेंगे। आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार जरूर टाइम निकाल के पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े तो आपका कहीं सिलेक्शन होने से रहा। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा, सारे चीज़ों को सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़िएगा, है ना, तब तक कैसे आपका सिलेक्शन होगा। आप खुद ही समझिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सीक्वेंस वाइज कोई भी किताब ले रहे हैं, हिस्ट्री को सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, फिर एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड टेस्ट भी बना रहे हैं। जो मेहनत कर रहा है उसका ना रिजल्ट होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे 2 कदम आगे रहेगा। मेहनत कीजिएगा तभी रिजल्ट दिखेगा। तो वारन हेस्टिंग, यहाँ पे हम लोग जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट आता है, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो उस समय जो है ये भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है वो बनाए गए थे। इसके बाद कई सारे गवर्नर जनरल के बारे में उल्लेख किया गया कि आए और वो लोग गए। उसके बाद अंतिम में माउंटबेटन जो है वो हम लोगों के गवर्नर जनरल के तौर पे क्या करते हैं, वो जाने जाते हैं, या भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो अंग्रेज थे उनके तौर पे जाने जाते हैं। इस बीच में एक चीज़ ये भी बताया गया है कि सामान्यतः हम लोग जो है इतिहास क्या समझ लेते हैं, इतिहास को समझते हैं जो मेन जो राजा है वही क्या है, इतिहास का मुख्य बिंदु है। जो राजा लड़ाई लड़ रहा है या राजा के इर्द गिर्द जो घटना घट रहे हैं, इतिहास को उसी में पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, राजा के अलावा भी और सारे फैक्टर हैं जिसको हम लोग इतिहास के संदर्भ में क्या करते हैं, जानते हैं या पढ़ने का प्रयास करते हैं। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बताया गया है कि कई सारे गवर्नर जनरल थे आए। वायसराय है, आप लोगों को ये भी पढ़ाया जाता है कि कब गवर्नर थे, कब बंगाल के गवर्नर, कब गवर्नर जनरल हो गए, कब वायसराय हो गए। ये सब चीज़ जो है आप धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, पॉलिटी में हम लोग इसको भी बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि क्या होता था, कई सारे लोग ये समझते थे कि वायसराय के इर्द गिर्द जो भी घटना घट रहा है अगर हम उसको जान ले तो वही उस समय का इतिहास था। लेकिन ऐसा नहीं था, भारतीय समाज में और भी कई सारे फैक्टर थे जिसके बारे में जानना समझना ही इतिहास था। तो ये चीज़ एनसीईआरटी में बताया गया था, जिसको यहाँ पे जैसे कि बोले ना फैक्ट केवल लिखे हैं, तो फैक्ट यहाँ पे दिया गया है। कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा बहुत आप हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और उसके बाद एनसीईआरटी को भी टाइम मिले तो पढ़िए। बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट जो है आपको हिस्ट्री के संदर्भ में मिलेगा, है ना। जो हिस्ट्री लेंदी लगता है, अगर सही तरीके से पढ़िएगा तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत कुछ समझने सोचने को आपको यहाँ सोचने समझने को मिलेगा और अभी से आप उसको रिलेट भी कर पाइएगा। अगर उस समय का परिस्थिति और अभी का समय का परिस्थिति देखिएगा ना, तो कई सारे ऐसे घटना हैं जिसको आप रिलेट कर पाइएगा। तो यहाँ पे माउंटबेटन के बारे में बताया गया। उसके बाद एक व्यक्ति के बारे में बताया गया जिसका नाम है राजकुमार ऑथर। ये राजकुमार ऑथर कौन थे, तो राजकुमार ऑथर थे विक्टोरिया, जो रानी विक्टोरिया थी उसके तीसरे ये पुत्र थे और इनको एक उपाधि दिया गया था जिसे यहाँ पे किताब में लिखा भी गया है कि ड्यूक ऑफ कनौट। तो यहाँ पे सवाल बन सकता है, इसीलिए इसको यहाँ पे हम रखे हैं। तीसरा एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम जेम्स मिल मिलता है। जेम्स मिल जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे कि इतिहास का क्लासिफिकेशन जो किया गया या इतिहास लिखा गया, भारतीय इतिहास, शुरुआती इतिहास अंग्रेजों के द्वारा, उनमें ये पहले व्यक्ति थे। तो ये स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दार्शनिक थे। जेम्स मिल के द्वारा एक किताब लिखा गया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये 3 वॉल्यूम में था, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे किताब में ये लिखा गया था, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। तो यहाँ इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी केवल महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके कार्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति है और उनका एक कार्य है कि ये जो है एक किताब लिखते हैं। उसके बाद आता है जेम्स प्रिंसेप का नाम। ये भी भारतीय इतिहास में अगर हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जेम्स प्रिंसेप। इसके बारे में दिया गया है एनसीईआरटी में कि 1832 में बंगाल में चल रहे मानचित्रीकरण और सर्वेक्षण, मैपिंग और सर्वे कार्य पर आधारित एक प्रसिद्ध चित्र ये क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इस तरह से अभी आपको बताया गया जेम्स रेनेले के द्वारा क्या बनाया जाता है, मानचित्र बनाया जाता है। तो
जो मैप है वो बनाया जाता है। तो और भी कई लोग जो थे वो मैपिंग का काम कर रहे थे और भी कई सारे सर्वेक्षण चल रहे थे, सर्वे चल रहे थे, उससे संबंधित वो काम कर रहे थे। तो उन्हीं में से एक फोटो जो है अभी हम दिखाएंगे भी, वो जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा बनाया गया था। जेम्स प्रिंसेप को अगर थोड़ा बहुत आप याद कर पा रहे होंगे तो आप याद कीजिए कि जो है 1838 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ा गया था। आप जानते हैं अशोक के शिलालेख में हम लोगों को ब्राह्मी लिपि जो है पढ़ने को मिलता था। तो पहले जो है कई सारे इतिहासकार या कई सारे लोग मानते थे कि अशोक जो है वो श्रीलंका के राजा थे। मतलब स्पष्ट जानकारी नहीं था राजा अशोक के बारे में, लेकिन जब इनके लिपियों को पढ़ा गया, जो शिलालेख में जो ब्राह्मी लिपि था उनके लिपियों को पढ़ा गया, तो राजा के बारे में कई सारी जानकारी जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इनके काल में लिखा गया जो अर्थशास्त्र था अशोक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, वहाँ पे जो चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया किताब था वो भी बाद में मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि उस समय लिखा हुआ था तो पहले से ही सबको जानकारी था। आप इतिहास पढ़िएगा तो पता चलेगा कि वो जो अर्थशास्त्र था, वो जो पांडुलिपि वगैरह था, वो बाद में मिलते गया और धीरे धीरे इतिहास जो है हम लोग क्या करते गए, जानते गए। धीरे धीरे जैसे ब्राह्मी लिपि के बारे में पता चला, जो हम लोगों का किताब था अर्थशास्त्र, नाम है अर्थशास्त्र चाणक्य का, लेकिन वो राजनीति के बारे में दिया गया था। और वो सब किताब मिलने के बाद ये जो अंग्रेज थे ना वो कह रहे थे तुम लोग को तो कुछ आता जाता है नहीं, हम लोग जो है तुमको सिखाएंगे। अभी जेम्स मिल का एक विचारधारा है, उसको भी आप देखिएगा, यहाँ पे खुद ये बोलता है कि हम लोग जो है भारतीय समाज को क्या करने आए हैं, सिखाने आए हैं। लेकिन जब ये सब मिलने लग जाता है ना, अशोक के शिलालेख, अशोक के साम्राज्य के बारे में जब पता चलता है, तब पता चलता है कि हम लोगों का जो इतिहास है उससे बेहतर इतिहास या उससे अच्छा इतिहास जो है या स्वर्णिम काल जो है इन लोगों के प्राचीन काल में ही था। जितना हम लोगों का अभी साम्राज्य नहीं है ना, उससे ज़्यादा साम्राज्य जो है वो अशोक काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में रहा था। तो ऐसा ये लोग जो सोच रहे थे कि यहाँ के लोगों को कुछ नहीं आता है, राजनीति के बारे में कुछ नहीं आता है, संस्कृति के बारे में नहीं आता है, सभ्यता इन लोगों का बहुत ही क्या है, नीचा है, तो ये सब अवधारणा जो है वो धीरे धीरे टूट रहा था। और जो भारतीय इतिहासकार हुए यही सब अवधारणा को पकड़े और यहाँ के लोगों में कॉन्फिडेंस दिए कि हम लोगों का इतिहास जो है वो बहुत ही बेहतर रहा है और अगर हम चाहें तो इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। जो एक नीचापन दिखाया जा रहा था ना, उससे उबारने का काम किया ये सब रिसर्च। तो यहाँ पे वही दिया गया है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, जो 1832 में ये क्या किया गया है, जो एक इमेज बनाया गया है कि यहाँ पे जो मैपिंग किया जा रहा था तो उससे संबंधित कुछ औजार वगैरह सब हैं, वो सब का यहाँ पे। तो ये सब फोटो देख के क्या पता चलता है, ये सब फोटो देख के पता चलता है उस समय कैसे सर्वेक्षण किया जाता था, काम कैसे किया जाता था, वो चीज़ यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है। अब हम लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति देखने के बाद देखते हैं महत्वपूर्ण पुस्तक विज्ञापन और उसके क्या है कार्य जो है उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। धैर्यपूर्वक देखिएगा, हर एक चीज़ जो है हम आपको धीरे धीरे समझाने का प्रयास करेंगे और हड़बड़ाइएगा कुछ नहीं मिलने वाला है ना। चलिए 1782 का नक्शा यहाँ पे देखिए, एक फोटो यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे दिया गया है 1782 का नक्शा जो कि एनसीईआरटी में है, ये चित्र 1 लिखा गया है। इस नक्शे का आवरण चित्र में ब्राह्मण स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथों को ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वो उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा का आग्रह कर रहे हैं। तो इस तरह का जो फोटो बनाने का उसका रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे एक क्या है, ब्राह्मण है और यहाँ जो भारतीय ग्रंथ है वो ब्रिटेनिका जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक है, उसको ये सौंपते हुए दिखाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि हमें कुछ आता जाता नहीं है, आप ही हमारे सभ्यता को आगे लेके जाइए, हमें सही रास्ता आप ही दिखाइए। तो ये लोग यही चाह रहे थे, मतलब ये बताना चाह रहे थे ना, तुम्हारा कुछ औकात नहीं है, अगर हम तुमको छोड़ के चले जाएंगे या हम यहाँ नहीं रहेंगे तो तुम लोग जो है वो कीचड़ में। एक पिक्चर आया था, वीर पिक्चर, आप लोग देखे होंगे सलमान खान में, वहाँ पे का आया था। तो वहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी बोलता है कि यहाँ तो सारे ओर कचरा ही फैला हुआ है, भारत में जहाँ देखो वहाँ क्या है, कचरा है, कूड़ा है। तो वही सलमान खान बोलते हैं, आप अगर देखे होंगे पिक्चर, तो क्या आप लोग कूड़ा साफ करने आए हैं? अगर कूड़ा है तो आप जाइए यहाँ से। तो यहाँ भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। यहाँ कई सारे संसाधन थे जो यूरोप में देखने को नहीं मिलते थे। वो लोग जो है यहाँ पे उन संसाधनों का यूज करने के लिए आए थे और यहाँ के लोगों को या यहाँ जो जगह था उसी को वो लोग कूड़ा बोलते थे, यहाँ के लोगों को असभ्य बोलते थे। मतलब जहाँ से आपका पेट भर रहा है उन्हीं लोगों को आप असभ्य बोल रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो लोग हम लोगों के दिमाग में डालने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे भारतीय इतिहासकार भी आते हैं और इन सब चीज़ों का खंडन करते हैं और वे भारतीय लोगों के बीच एक
मतलब हम कह सकते हैं अपने प्राचीन इतिहास को लेके बताते हैं और गौरव का एक, है ना, आत्मसम्मान का एक भाव जो है वो पैदा होता है और कहते हैं कि हम लोग भी बेहतर थे और अगर हम चाहें तो आने वाले समय में और भी बेहतर, बल्कि अंग्रेजों से भी बेहतर हम लोग हो सकते हैं। देखिए 1922 का एक विज्ञापन आया, ये फोटो आपको दिख रहा होगा, ये जो है AI इमेजेस है, रियल इमेज इस तरह का है, लेकिन यहाँ पे भी एक बंगला है और उससे सामने एक घोड़ा में अंग्रेज बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बोलता है कि ये एक विज्ञापन था, आजकल पेपर में विज्ञापन आता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे विज्ञापन था और ये विज्ञापन था लिप्टन चाय का। अलग अलग टाटा चाय क्या क्या चाय आता है ना, तो उसी तरह से लिप्टन चाय जो है एक कंपनी था, उसी का यहाँ पे क्या किया गया, प्रचार दिया गया और बताया गया, प्रसिद्ध विज्ञापन जारी हुआ जो संकेत करता था दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। जैसे कि होता है ना कि जैसे आईफोन आजकल जो है, जो अमीर है जिसके पास पैसा है उसके पास क्या होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए। तो आईफोन एक स्टेटस सिंबल हो गया है। तो उसी तरह से यहाँ पे बोलते हैं, बताया गया है कि इस इमेज से ये पता चल रहा है, उस समय के अखबार में जो भी आ रहा था उसे पता चल रहा है कि ये जो चाय है उसको कौन लोग, शाही लोग। तो देखिए कभी कभी आप देखे होंगे, जैसे हम बोले ना कि इतिहास को पढ़िएगा तो वर्तमान से भी उसको जोड़ पाइएगा। तो आप देखे होंगे जिसके पास अथाह पैसा है, जिसका पैसा का कमी नहीं है, वो आईफोन ले रहा है और वो दिखा भी नहीं रहा है कि मेरे पास आईफोन है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो भी क्या कर रहा है, इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहा है, आईफोन ले रहा है और ये स्टेटस सिंबल है, बताने का प्रयास कर रहा है कि मेरे पास भी आईफोन है और वो शो ऑफ करता है कि मेरे पास क्या है, आईफोन है। जैसे कि आप बड़े बड़े जो भी अमीर है, सेलिब्रिटी है, उसके आप नहीं देखिएगा कि वो शो ऑफ करते हैं कि मेरे पास क्या है, आईफोन है। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं ना, वो ज़्यादा ही शो ऑफ करते हैं कि हमारे पास क्या है, आईफोन है। तो ये एक मतलब स्टेटस सिंबल हो गया है। आप इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए, या हो सकता है किसी का काम भी होगा तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, वो चीज़ ले रहे हैं। तो वही चीज़ बता रहा है कि जब शाही लोग चाय पी रहे हैं तो आम इंसान को भी चाय पीना चाहिए और धीरे धीरे ये कॉमन हो जाएगा। तो वही चीज़ बताया गया था कि चाय पीना एक दिन में कोई शुरू नहीं होता है, धीरे धीरे ये क्या होता है, शुरू होता है। तो ये जो है यहाँ पे दिया गया है। तो लिप्टन चाय के बारे में आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, हो सकता है इससे सवाल पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है जेम्स मिल के द्वारा जो किताब लिखा गया था, जिसका भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस किताब के बारे में हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया करके लिखा गया। ये 3 वॉल्यूम में था, 1817 में ये किताब लिखा गया था, जो कि 3 खंडों में क्या होता है, प्रकाशित होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि आपको शुरुआत में ही बताया था कि इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ही क्या था, इलॉजिकल था। ये जो है पूरे भारतीय इतिहास को 3 काल में बांटते हैं, एक हिंदू है, दूसरा मुस्लिम साम्राज्य या मुस्लिम काल कहते हैं और तीसरा जो है वो ब्रिटिश काल कहते हैं। मतलब अगर ये जो है एक राजा देख लिए या कोई बड़ा राजा देख लिए जो हिंदू था, तो उसको वो क्या कर देते हैं, हिंदू जो है मतलब राजा काल जो है वो घोषित कर दिए। ऐसा थोड़ी था। अभी आप प्राचीन काल पढ़ते हैं, कोई जरूरी थोड़ी था कि सभी जो है हिंदू धर्म को ही अपनाएं। एक बड़ा राजा होता था तो उसके इर्द गिर्द कई छोटे मोटे राजा भी होते थे और सभी राजा केवल यही धर्म अपनाएं, ऐसा भी तो नहीं था। कई सारे ऐसे राजा थे जो बौद्ध धर्म को अपनाए, कई सारे ऐसे राजा थे जो जैन धर्म का संरक्षण देते हैं। तो ऐसा नहीं था कि अब ये मत कहिएगा कि बौद्ध और जैन जो है वो हिंदू के तौर पर ही जाना जाता था। कहने का मतलब हम समझाने का बस प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि केवल उस समय हिंदू राजाओं का या हिंदू लोगों का ही या एक ही धर्म का बोलबाला था। कई सारे और भी पक्ष थे उस समय, जिसे जेम्स मिल के द्वारा इग्नोर कर दिया गया या धार्मिक एक तरह से रंग देने का यहाँ पे क्या किया गया, प्रयास किया गया। अगर इनका सोच देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि भारतीय या एशियाई लोगों के बारे में ये कितना जो है वो खराब सोचते थे, या इनका सोच जो है यहाँ के लोगों के प्रति कितना खराब था। यहाँ पे बताया जाता था, उनका मानना था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। मतलब यहाँ के जो एशियाई लोग हैं वो यूरोप से किसी भी एंगल पे, है ना, बराबरी नहीं कर सकते हैं, वो बहुत पीछे हैं यूरोप से। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज था। अंग्रेजों के आने के पहले समाज में केवल धार्मिक बैर और जातिगत बंधन और अविश्वास का बोलबाला था। ठीक था, हाँ ठीक है, ये सब देखने को हम लोगों को मिलता है, लेकिन ऐसा ही थोड़ी था। कहीं अगर पॉजिटिव चीज़ दिख रहा है तो कहीं नेगेटिव चीज़ भी दिखता है। तो ये केवल नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करना चाहे, पॉजिटिव जो चीज़ थे उसको तो ये हाईलाइट ही नहीं किए। इनको पता ही नहीं था कि चाणक्य जैसे लोग आए थे। हम लोगों का जो गुप्त काल है वो स्वर्ण काल कहा जाता है। अशोक का काल इनके साम्राज्य से भी क्या था, अशोक के काल में उनका साम्राज्य जो था वो बड़ा था। ये अपने आप को आधुनिक काल का कहते हैं, उस समय वो प्राचीन काल था। उस समय ना टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो उतने बड़े साम्राज्य को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। तो ये सब बोलने वाला इनको कोई है नहीं था। तो सत्ता इनके हाथों में था, लिखना इनको था, तो जो मन चाहे वो ये लिख रहे थे अपनी सोच के अनुसार। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान, ये तो हो गया ना। मिल का सुझाव था अंग्रेजों को भारत
कि सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि जनता को ज्ञान और सुखी जीवन मिल सके, क्योंकि अंग्रेजों के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। मतलब हर जगह नीचा ही दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि अगर हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे तो तुम लोग का तरक्की नहीं होगा। जैसे कि अभी लगभग सारे लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है, जिसको अंग्रेजी नहीं आता है उसको कुछ नहीं आता है। और अगर आप 10 आदमी अंग्रेजी बोल रहे हैं और आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आपके पास नॉलेज है, फिर भी आप वहाँ पर लो कॉन्फिडेंस क्या करेंगे, फील करेंगे। तो ये सब धीरे धीरे ये सोच जो है वो दिया गया है ना। तो ये हम लोग बोलते हैं ना पश्चिमी जो है जो एक तरह सोच था उसी को थोपा गया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपनी भाषा पे गर्व करते हैं, लेकिन हम लोगों को या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषा पे या हिंदी जो है उस पर गर्व नहीं कर पाते हैं, जो या अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उसको गर्व नहीं कर पाते। अभी आप देखिए झारखंड का ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारे क्षेत्रीय लैंग्वेज है, नागपुरी है, संथाली, उराव है, मुंडारी है। आपको अब देखिए नागपुरी बोलने वाले, मुंडारी बोलने वाले, कुड़ुक बोलने वाले, संथाली बोलने वाले वो कम होते जा रहे हैं। वो या तो हिंदी को अपना ले रहे हैं या जो दूसरे भाषा हैं उसको वो क्या कर ले रहे हैं, अपना ले रहे हैं। तो हमारा जो मातृभाषा है उसको भी नहीं छोड़ना है, हमारा जो राजकीय भाषा है हिंदी है उसको भी छोड़ना नहीं है। दोनों का अपना अपना जगह है, अपना अपना समान है। ठीक है, इंग्लिश है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे काम देता है, लेकिन वही है इसका दबदबा ज़्यादा हो गया, इसीलिए इसका वैल्यू ज़्यादा हो गया। चलिए, तो इस तरह से ये जो जेम्स मिल है वो बोलता है कि अंग्रेज जब तक नहीं आएगा भारत में तब तक भारत का उत्थान होने जाने वाला नहीं है। लेकिन ये बाबू जो क्लासिफिकेशन किया वो क्लासिफिकेशन ही गलत किया। जैसे कि बोले कि कोई एक राजा अगर एक धर्म का है तो ऐसा नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वही धर्म के होंगे। बाकी लोग कुछ अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग सोच के हो सकते हैं। आपको ऐसा नहीं समझना है कि एक राजा जो है पूरे देश का या पूरे इतिहास का या उस कालखंड का प्रतीक होगा। तो वही चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। विभाजन में जो कमी रहा वो क्या रहा? मिल ने शासकों के धर्म को ही पूरे काल की विशेषता मान लिया, जबकि प्राचीन काल में भारत के शासकों का एक धर्म नहीं था। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया कि क्या कमी रहा। फिर जेम्स मिल के बाद और कई सारे इतिहासकार आए और अभी तक हम लोग जो दूसरा विभाजन किया गया उसी को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसी को मान के चल रहे हैं, लेकिन इसमें भी क्या है, कमी। हम लोग कैसे यहाँ पे विभाजन करते हैं इतिहास को? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आपको यहाँ पे लिखे भी है, हम थंबनेल में भी लिखे हैं आधुनिक काल, लेकिन जब डिटेल वाइज पढ़िएगा तो जो एक यहाँ कॉन्सेप्ट था जिसको आधुनिक कहा गया उसमें भी कुछ क्या है, कमी है। क्या कमी है, चलिए इसी स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इस कमी में, इस विभाजन में क्या कमी था, यानी कि जो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल जो हम बांटे उसमें क्या कमी रहा। तो यहाँ पे बताया जाता है ये जो विभाजन था प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये भी कहाँ से आया था? यूरोप से ही आया था। आधुनिक काल को विज्ञान, अब आधुनिक काल किसको कहते हैं? तो यहाँ 2-3 शब्द दिया गया है, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। विज्ञान है, तर्क है, लोकतंत्र है, मुक्ति है और समानता है जैसी ताकतों के विकास का ये युग माना गया। कहने का मतलब आधुनिक युग हम उसको कहते हैं जहां विज्ञान का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आप देखिए विज्ञान का किताब पढ़िए, वहां बॉक्स बना के दिया गया होगा, कई सारे वैज्ञानिकों का जन्म के बारे में या उनके जीवनी के बारे में दिया गया है। सब आपको 1600-1700 के बाद ही देखने को मिलेगा। तो विज्ञान में बहुत सारा डेवलपमेंट जो है हम लोग देखने को मिलते हैं। पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है इसको। उसके बाद यहाँ पे हम लोग तर्क, देखिए पहले क्या होता था कि कोई स्टेटमेंट बोल दिया गया तो उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जाता था, लेकिन अब लॉजिक दिया गया। जैसे कि सती प्रथा था तो वहां पे क्या हुआ कि बोला गया कि ना अगर पति मर गया तो पति के साथ ही पत्नी को भी जल के क्या हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, उनके साथ ही चला जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल खड़ा किया गया, क्यों? अगर एक का अगर देहांत हो जाता है तो दूसरे को जाना क्यों जरूरी है ना? तो ये सब पुनर्विवाह वो क्यों नहीं कर सकती है? अगर महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा था तो क्यों पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा था? तो इस तरह से कई सारे सवाल उठने लगे लॉजिकल। जैसे अभी भी होता है ना कि आप जिसके समर्थक हैं उससे सवाल पूछना ही नहीं चाहते हैं, अगर वो गलत कर रहा है तो भी आप उसका समर्थन में जाते हैं और सही बोलते हैं। तो ये तर्क जो था वो आधुनिक जो काल है उसका एक विशेषता था। लोकतंत्र, अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग कह रहे हैं लोकतंत्र धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है। आपका आवाज़ जो है वो दबा दिया जा रहा है। सरकार जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करती है या उसके खिलाफ जाने पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो ये लोकतंत्र का कमी है। मुक्ति, लोग जो है अब देखिएगा कि कई सारे देश जो थे वो किसी न किसी देश के अधीन थे। अंग्रेजों, ब्रिटिश के अधीन ही कई सारे देश थे, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, स्वतंत्र हो गए। तो ये भी आधुनिक काल का एक विशेषता था। समानता देखने को मिलता है। आप प्राचीन काल में देखिए, मध्यकाल में देखिए, कई सारे आपको जो है ऊंच नीच वाला चीज़ पढ़ने को मिल जाएगा। मतलब समानता नहीं था। जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके पास अलग जो है रुतबा है, या जो उस समय जो है ऊँचे जाति के थे, निम्न जाति, इस तरह का चलता था। तो उसमें समानता देखने को नहीं मिलता। अभी भी आप देखिए कई जगह जो है
जातिगत भेदभाव देखने को थोड़ा बहुत मिल ही जाता है, और आर्थिक रूप से जो भेदभाव है वो तो हर जगह देखने को मिलता है। मतलब अमीरों का एक अलग भारत है, गरीबों का एक क्या है, अलग भारत है। तो ये समानता जो है वो अभी भी तो नहीं दिख रहा है, तो फिर हम ये आधुनिक काल में भी तो नहीं दिखा, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये आधुनिक काल था? तो ये आधुनिक काल की विशेषता है, लेकिन फिर वही चीज को यहाँ पे बोलता है, ये बात तो यहाँ आधुनिक काल में लागू ही नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जब ब्रिटिश शासन था उस समय हम लोग बोलते हैं आधुनिक काल है, लेकिन ना तो लोगों के पास यहाँ समानता था, ब्रिटिश लोगों के पास अलग एक क्या होता था, ताकत होता था। हम लोगों को वो लोग जो अधिकार का यूज करते थे उस अधिकार को हम लोगों को नहीं दिया जाता था। मतलब हम लोगों के पास कई सारे अधिकार नहीं थे जो अभी मौलिक अधिकार में हम लोगों को दिए भी गए। ना हम लोगों के पास स्वतंत्रता था और ना ही आर्थिक विकास का उस समय दौर था। यहाँ तक कि औद्योगिकरण के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे कि उद्योग का ह्रास हो रहा था। जो भारतीय उद्योग था उसका ह्रास देखने को आपको यहाँ पे क्या होता है, मिलता है। तो एक शब्द निकल के यहाँ पे आता है औपनिवेशिक, कॉलोनियल वर्ड जो है वो निकल के आता है। यह औपनिवेशिक क्या है वो चलिए देखते हैं, इसका शब्द क्या होता है। अंग्रेज के शासनकाल के दौरान समानता और आर्थिक स्वतंत्रता ना होने के कारण बहुत सारे इतिहासकार जो है इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो अंग्रेज के काल में न तो स्वतंत्रता था और ना ही यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता था और ना ही यहाँ पे समानता देखने को मिलता है। तो इसके लिए एक नए शब्द का गठन किया गया, या हम कह सकते हैं नए शब्द इजाद किए गए, जिसका नाम जो है वो औपनिवेशिकरण कहा गया या औपनिवेशिक इसको शब्द दिया गया। इसका अर्थ क्या होता है? जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहां की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। मतलब एक देश है जैसे भारत था और उसके ऊपर दूसरा देश यानी ब्रिटेन का यहाँ पे क्या हो गया, एक दबदबा हो गया, और उस दबदबा के कारण यहाँ के राजनीतिक प्रभाव देखिए, पहले का राजनीति अंग्रेज आया उसके बाद राजनीति, और अभी का जो राजनीति वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से प्रभावित है। आर्थिक स्थिति आप देख लीजिए अंग्रेजों से प्रभावित है। आज हमारा सामाजिक स्थिति जो है वो किससे प्रभावित होता है? हम बोलते हैं ना पश्चिमीकरण किया जा रहा है समाज का, या पश्चिमीकरण हो चुका है समाज का। तो समाज का है, संस्कृति में भी कई सारे बदलाव जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है किसी एक देश के ऊपर दूसरे देश का जब दबदबा हो जाता है तो हमको देखने को मिलता है। तो ये क्या कहलाता है? औपनिवेशीकरण कहलाता है। तो कई सारे लोग जो है अंग्रेज का या ब्रिटिश काल जिसको हम कह रहे हैं, या कई सारे आधुनिक काल कहते हैं, उसको औपनिवेशिक काल के तौर पे भी क्या कहते हैं, जानते हैं। अब आगे यहाँ पे दिया गया है रिकॉर्ड और अभिलेखागार का प्रबंधन, कि कोई भी रिकॉर्ड जो है या आर्काइव जो रहता है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता था। यहाँ पे आप किसी चीज़ के भी बारे में जानिएगा तो बिना रिकॉर्ड के आप नहीं जानिएगा। कोई चीज़ लिखा हुआ होगा, कोई चीज़ कहीं पे रखा हुआ होगा, तब ना आप उसके बारे में जानिएगा। अभी जैसे इस वीडियो को हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं इस वीडियो में जो भी चीज़, तो आप कहिएगा सर पीपीटी इसका कहाँ है, नोट्स कहाँ है। तो ये एक तरह का रिकॉर्ड हो गया। इसे आप जो है एप्लीकेशन में जाके क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ से हम जो है वीडियो जब बना रहे हैं उस समय आप जान रहे हैं, वहाँ से केवल आप पीपीटी डाउनलोड कीजिएगा तो वीडियो जब आप नहीं देखिएगा तो भी पता चलेगा कि हम क्या क्या बता रहे होंगे। तो रिकॉर्ड से पता चलता है उस समय के बारे में। अंग्रेजों का मानना था कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके हर निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले, सहमति और जांच को साफ साफ लिखना क्या था, जरूरी था। कोई निर्देश दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, अभी भी देखिए कोई निर्देश देता है, आदेश सरकार जारी करती है तो वो क्या करती है, लिखित रूप से जारी करती है। ऐसा मुंह जबानी जारी नहीं होता है। कोई योजना आता है तो उसके लिए है ना फैसले लिए जाते हैं, राजनीतिक फैसले, सहमति, कैबिनेट का मीटिंग होता है, तो सब लिखित होता है। ऐसा नहीं होता है कि मुंह जबानी हो रहा है। जांच को साफ साफ, अभी देखिए आपका कोई एग्जाम का पेपर लीक हो गया, या कहीं पे अभी राम मंदिर चल रहा है उसमें क्या हो गया है, जो दान है उसमें चोरी का मामला आ रहा है, तो बोला जा रहा है एसआईटी का गठन कीजिए और सार्वजनिक कीजिए जो भी चीज़ है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला है, जो भी चीज़ यहाँ पे है उसको क्या करना है, लिखना जरूरी। इसके बाद ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन जो है, मेमो, नोटिंग और रिपोर्ट पर आधारित शासन चल रही थी। तो ये जो लिखने पढ़ने वाला जो है ना, वो कहाँ से आया है, अंग्रेजों से ही आया। मतलब कुछ भी काम करते थे तो लिखते जरूर थे यहाँ पे। अभिलेख, रिकॉर्ड रूम, अब रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाया गया, रिकॉर्ड रूम बनाया गया। यानी शासकीय संस्थाओं में रिकॉर्ड रूम जो है वो बनाए जाते थे। तो तहसील के दफ्तर में बनाए जाते थे, कलेक्टर बनाए गए, कमिश्नर के दफ्तर बनाए गए, प्रांतीय सचिवालय बनाए गए, कचहरी बनाए गए। इसमें कई सारे रिकॉर्ड जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ विशिष्ट संस्थान के बारे में दिया गया है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय, म्यूजियम जैसे संस्थान बनाए गए। आप देखिए अभी कई सारे म्यूजियम, रांची में भी म्यूजियम देखने को मिलेगा और भारत के हर स्टेट में आपको कोई ना कोई म्यूजियम जो है वो देखने को मिलेगा। म्यूजियम मतलब ही क्या होता है, पुरानी चीज़ों को वहाँ पे सुरक्षित रखा गया है ताकि कोई वहाँ पे जाए और देखे कि पहले
पहले के लोग जो है वो कैसे रहते थे, वो या किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, या पहले के ज़माने में हम लोगों को क्या क्या मिला है, वो सब म्यूजियम में देखने को मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, इसका निर्माण 1920 के दशक में नई दिल्ली में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है। इसे नई दिल्ली के निर्माण के समय वायसराय के आवास के बिल्कुल नजदीक बनाया गया था, जो इसके भारी महत्व को बताया। मतलब वायसराय के आवास के मतलब मुख्यमंत्री या राज्यपाल जो है ना, उसके बगल में अगर कोई चीज़ बनाया जा रहा है, मतलब उसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए तो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस को बताने के लिए बताया जा रहा है कि ये जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया बनाया गया 1920 में, ये वायसराय के बगल में बनाया गया, या वायसराय का जो आवास था उसके बगल में बनाया गया। उसके बाद एक दिया गया है कुशन विशी या सुलेखन विश के बारे में, कैलीग्राफिस्ट के नाम से इसको जानते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में जब छपाई तकनीक नहीं थी, तब ये लोग सरकारी दस्तावेजों की बहुत सुंदर ढंग से नकलें बनाते थे। मतलब अगर कोई, जैसे कि अभी क्या होता है ना कि नोट्स हमको देना है तो हम जेरोक्स करके दे देते हैं, तो उसका एक कॉपी बन जाता है। लेकिन पहले ऐसा तो सुविधा था नहीं, प्रिंटिंग प्रेस था नहीं शुरुआती में, तो ये कैलीग्राफी वाले जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, जो भी एक चीज़ लिखा हुआ रहता था उसको हूबहू बहुत ही सुंदर ढंग से क्या करते थे, दूसरा कॉपी में लिख देते थे। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ आया। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे जो है प्रिंटिंग प्रेस आते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक फैलने लगी, जिसके बाद प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने। कोई भी काम हो रहा है तो उसके दस्तावेज के कई सारे जेरोक्स जो हैं वो बनाए गए। तो ये था भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का इमेज, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। आप आराम से इसको देख लीजिएगा। ब्रिटिश कालीन सर्वेक्षण और उनका महत्व। तो अब जो है आजकल भी देखिए कई सारे सर्वे होते हैं, जातिगत जनगणना के बारे में बात किया जा रहा है। अभी हाल ही में क्या, अभी जनगणना क्या हो रहा है, चल भी रहा है। तो ये क्या है, एक तरह का सर्वे कि कितने लोग हैं, कितना घर है, कितना गाड़ी है, कितने संपत्ति है, यही सब ना सर्वे किया जा रहा है। कितने अलग अलग जाति के लोग हैं, तो ये सब ही क्या होता है, सर्वेक्षण का पार्ट होता है। ये सभी यहाँ से ही सीखे। और यहाँ पे दिया गया है, अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जाना जरूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि यहाँ जनगणना करना या दूसरी तरह का सर्वेक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक डाटा पता हो जाता है कि कौन जो है निम्न आय वाला है, कोई मध्यम आय वाला है, कोई उच्च आय वाला है। तो कैसे आपको नियमों को लागू करना है, योजना को किस तरह से लागू करना है, ये सब डाटा से ही आप क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है ना कि क्या गलती की है, और उसी के आधार पे आप क्या करते हैं, काम करते हैं। कोई एक सेक्शन जो आप नहीं बना पा रहे हैं, अगर आप उसको नहीं पढ़ें तो आप उसको पढ़ते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे सर्वे किया जाता है, और सर्वे के अनुसार फिर आगे की जो योजना है वो तय की जाती है या नीति तय की जाती है। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण, रेवेन्यू सर्वे 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण हुए, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित का पता लगाया गया। तो गांव गांव का सर्वेक्षण हुआ, उसमें क्या, इसीलिए मैप वगैरह का बनाया गया था। उसमें क्या पता चलता था कि धरती का सतह, तो वहाँ पता चलेगा ना कहाँ खेती लायक भूमि है, कहाँ नदी है, कहाँ पहाड़ है, ये सब हम लोगों को, कहाँ खनिज है, यही सब पता चलेगा। मिट्टी की गुणवत्ता पता चलता, कहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे मतलब हैं, अगर बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं अलग अलग, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि अलग अलग क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं। तो ये सब जानकारी हमको यहाँ से मिलता है। जीव जंतु के बारे में पता चलता, स्थानीय इतिहास के बारे में पता चलता कि वहाँ के लोगों का किस तरह रहन सहन है, वहाँ किस तरह के शासन चलते हैं, वो सब बारे में पता चलता। फसलों का प्रतिरूप पता चलता कि बरसात में क्या लगाया जाता है, गर्मी में क्या लगाया जाता है, ठंडे के मौसम में क्या लगाया जाता है, वो चीज़। और इसी तरह से एक सर्वेक्षण के बारे में यहाँ पे ही दिया गया है, जो कि जनगणना से संबंधित है, जो कि उत्पाद सिपाही के एग्जाम में आया हुआ भी था। यहाँ पे ये अप्रत्यक्ष रूप से आया था, क्योंकि डेट यहाँ पे नहीं दिया गया था और वहाँ डेट ही पूछा गया था। नियमित जनगणना 19वीं सदी के आखिर के हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और उनके व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की। अब पहले आप कमेंट में बताइए कि पहली जनगणना कब हुई थी और पहली नियमित जनगणना जो है वो कब प्रारंभ हुई थी। यही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो सर्वेक्षण के और भी अनेक प्रकार हैं, जिसमें वनस्पति का सर्वेक्षण हम लोग करते हैं, प्राणी वैज्ञानिक का सर्वेक्षण करते हैं, पुरातात्विक सर्वेक्षण करते हैं, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण करते हैं और वन सर्वेक्षण करते हैं। तो कई सारे सर्वेक्षण के बारे में आप जानते भी होंगे। एक वनस्पति से संबंधित इमेज दिया गया है एनसीईआरटी में। यहाँ पे बताया गया है कि 1970 के दशक में एक चित्र शरीफे का पौधा दिखाया गया है। अंग्रेज वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में पौधों के नमूने और उनके चित्र स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाकर इकट्ठा करते थे। मतलब जो भी स्थानीय, ये पूछा गया है कि कैसे ये फोटो मिलता था, तो जो स्थानीय कलाकार होते थे उनके द्वारा जो बनाया गया चित्र होता था उसको ये लोग इकट्ठा करते थे और एक जगह रखते थे। इस तरह से इन लोग जो है ये चित्र बनाते थे। ऐतिहासिक सरकारी स्रोत की स्टडी और रिपोर्ट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं।
यहाँ पे बताया जाता है गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट जो है शाही नौसेना का जो विद्रोह हुआ था 1946 को, देश की आज़ादी के जस्ट पहले, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। जब भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाही बगावत कर रहे थे तब अलग अलग बंदरगाहों से गृह विभाग, होम डिपार्टमेंट को जो रिपोर्टें मिली उसका मुख्य तथ्य यहाँ पे है। जैसे अभी भी कहीं पर कुछ घटना घट जाता है तो होम मिनिस्टर को जानकारी जाता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे कराची में जब यहाँ पे हुआ तो यहाँ से भी होम मिनिस्टर, होम डिपार्टमेंट को क्या किया गया, सूचना जो है भेजा गया। 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी पकड़े गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी विद्रोह कर रहे थे पकड़े गए, सभी निगरानी में, वो सब बताया गया। तो ये रिपोर्ट भेज रहा था, बम्बई से भेजा गया। सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर चुकी है। शाही नौसेना जहाज अभी भी बंदरगाह से क्या है, बाहर है। यहाँ पे विशाखापत्तनम में से भेजा गया यहाँ रिपोर्ट। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, कहीं हिंसा नहीं है, जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात है। रिपोर्ट भेजने वाला अधिकारी डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड करके यहाँ पे दिया है, जो कि गृह विभाग को भेजा था। आगे दूसरा दिया गया है स्रोत कर करके, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, उसी से ये बनाया गया है। तो यहाँ पे इंसानों के खाने लायक नहीं है, दिल्ली पुलिस का यहाँ पे हड़ताल, ये भी 46 का ही घटना है, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में ये हम लोगों को देखने को मिलता है 22 मार्च 1946 को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था या क्या दिया हुआ था वो देखिए, ये किस घटना के बारे में बताया। घटना था दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वाले बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस में बावर्ची खाने के आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाने से क्या कर दिए, इनकार कर दिए। तो वेतन भी नहीं दे रहे हैं और आप खाना भी क्या दे रहे हैं, बहुत घटिया किस्म का दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, हड़ताल किया गया। ये जब नौसेना का हड़ताल हो रहा था उसी समय ये पुलिसों का भी हड़ताल हो रहा था। हड़ताली का बयान, पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता है। जो हमें चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकता। इसी से तो इतिहास के बारे में पता चलता है। ये सब रिपोर्ट को ही पढ़ के ना आप बताते हैं कि उस समय का क्या परिस्थिति था, क्योंकि आप उस समय तो थे नहीं। उस समय जो लिखित ये रिपोर्ट होता था, चिट्ठी होता था या जो भी डॉक्यूमेंट होता था, उसी को पढ़ते हैं और उस समय का जो परिस्थिति है उसका एक कंक्लूजन आप क्या करते हैं, निकालते हैं। रिकॉर्ड्स की सीमाएं, एक लिमिटेशन होता है। अगर सरकार, जैसे अभी देखिए ना, आप अभी बहुत अच्छा से को समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है एक मतलब मीडिया को बोलते हैं गोदी मीडिया, उस मीडिया को आप देखिएगा तो सरकार के पक्ष के बारे में आपको जानकारी मिलेगा या सरकार के आप पक्ष में हो जाइए, लगातार उसको देखिएगा तो सरकार के पक्ष में आप बात कीजिएगा। और एक जो है उसके अपोजिट या उसके खिलाफ बोलते हैं, अगर उनके वीडियो देखिएगा तो आप जो है सरकार के क्या सोचने लगिएगा, खिलाफ सोचने लग जाइएगा या उनकी कमियां जो है आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे कोई एक स्रोत को आप क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं चल सकते हैं। आपको दोनों चीज़ों को देखना होगा, जो पक्ष में बात कर रहा है उसको भी और विपक्ष में बात कर रहा है उसको भी, और उसके बाद अपने अनुसार आपको क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है। तो जब इतिहास लिखते हैं तो उस समय ये भी समस्या होता है कि अलग अलग जो दस्तावेज है उसका सही तरीके से हमको क्या करना है, मूल्यांकन करना है। कोई सरकारी दस्तावेज होगा, कोई जो है आम जनता के द्वारा लिखा गया होगा या कोई दूसरे किताब होंगे, उसको भी हमको पढ़ना है और उस समय का जो बात लिखा गया है उसको क्या करना है, मूल्यांकन करना है, देखना है कि सही लिखा गया है या हवाबाजी में बातें कही गई हैं। अधिकृत रिकॉर्ड जो है की कमी, ये सारे रिकॉर्ड्स सरकारी हैं, जिससे केवल यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। अभी आप देखिए ना, सरकार जो है उसका सोशल मीडिया हैंडल आप देख लीजिए, बीजेपी का देखिएगा तो आपको जो है उनके जितने भी अच्छे काम हैं वो आपको देखने लगेंगे। कांग्रेस का देखिएगा तो बीजेपी के जितने गलत काम हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और बीजेपी का हैंडल देखिएगा तो कांग्रेस का जो गलत काम है उसको वो दिखता है। तो वही है, जिसको आप फॉलो कीजिएगा उसके बारे में आपको सही एकदम सब लगेगा कि इसका तो सब चीज़ सही है, लेकिन सामने वाला क्या है, सब खराब है। तो हमको क्या करना है, दोनों को देखना है और दोनों में अपना दिमाग फिर लगाना है और बैलेंस एक सोच लेके चलना है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आप खुद एक इंसान है। और जैसा कि बोला गया कि आधुनिक समय मतलब तर्क है, आप सवाल पूछिएगा, कोई कुछ बोल दे रहा है तो उसको सीधे सीधे मानना नहीं है। आम जनता की उपेक्षा, इस रिकॉर्ड से यह बिल्कुल पता नहीं चलता है कि देश के दूसरे लोग जैसे आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब क्या महसूस करते हैं और उसकी जो कमियां हैं कि क्या वजह थी। ये अभी आप देखिए नीट के बाद कई सारे लोग जो हैं वो विद्यार्थी जो हैं वो आत्महत्या कर लिए, जिसके लिए अभी अनशन भी किया जा रहा है दिल्ली में। तो अगर उसके
पक्ष को सुनिएगा तो आपको स्टूडेंट का जो तकलीफ है वो पता चलेगा। सरकार को सुनिएगा तो लगेगा ऐसा कुछ मामला ही नहीं है, बिना मतलब के ये लोग क्या कर रहे हैं, अनशन आंदोलन कर रहे हैं, ये कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं। तो वही चीज़ है ना कि दोनों चीज़ को आपको क्या करना है, बैलेंस करके चलना है, दोनों रिकॉर्ड्स को पढ़ना है। सरकारी रिकॉर्ड्स पढ़िएगा तो सरकार के बारे में पता चलेगा, जो दूसरे उस समय के समकालीन रिपोर्ट्स है उसको पढ़िएगा तो दूसरे चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी होगा। गैर सरकारी स्रोत जिसको हम लोग कहते हैं, लोगों के इतिहास को जानने के लिए लोगों की डायरियाँ हैं, तीर्थ यात्रा है, यात्रियों के जो संस्मरण है, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा जो है, स्थानीय बाजारों में बिकने वाले लोकप्रिय जो पुस्तिकाएं, अखबार, नेताओं, सुधारकों के लेख, कविता, उपन्यास जो स्रोत हैं उसको आपको पढ़ना होगा। तब एक बैलेंस अप्रोच लेके आप चलिएगा। तो ये स्रोत केवल उन लोगों के हैं जो पढ़ना लिखना क्या करते थे, जानते थे। तो अभी भी वही है, जो पढ़ना लिखना जानते हैं उनके लिए ये सब स्रोत है, ये सब इतिहास आप पढ़िएगा एकदम बेहतर तरीके से। तो हम बोले ना कि एक नया कॉन्सेप्ट होगा, एक सोच में भी परिवर्तन आएगा अगर सही तरीके से इतिहास को पढ़िएगा। केवल फैक्ट के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए पढ़िएगा। तो फैक्ट तो आपको बता ही जा रहा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट भी डेवलप कीजिए। आपका जो सोचने का जो तरीका है ना, वो तरीका जो है वो इतिहास को पढ़ के बदलना चाहिए, और नहीं तो फिर पढ़ाई का क्या ही मतलब है। 1857 का विद्रोह जो है यहाँ पे बताया गया है एक चित्र में। 1857 का विद्रोह में अंग्रेजों के द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में विद्रोहियों को बागी सिपाही, लालची, दुष्ट और बेरहम के रूप में दिखाया जाता था, जो अंग्रेजों की क्रूर सोच को दर्शाता था। अभी भी आप आंदोलन करने जाइए, सरकार आपको जो है एक कभी कभी तो देशद्रोही के तौर पर घोषित कर देती है कि ये लोग जो हैं वो देशद्रोह हैं क्योंकि सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं। तो उसी तरह से ये सरकार के खिलाफ किया गया क्या है, विद्रोह था। तो सरकार जो है ये बता रही है ये बाकी सिपाही हैं, लालची हैं, दुष्ट हैं, बेरहम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सरकार बदली, हमारा सरकार आया, तो हम लोग जाने कि ये लोग देश के लिए क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, स्वतंत्रता के लिए क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। तो ये जो है इमेज थोड़ा सा धुंधला है, एनसीईआरटी में भी धुंधला ही है। तो ये सबसे वो लोग ये बताने का प्रयास कर रहे थे। तो वही चीज़ है ना, एक नैरेटिव ये लोग बना रहे थे। ब्रिटेन में भी नैरेटिव बना रहे थे कि हम लोग जो है वहाँ पे जो है वो शासन करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ के समाज को सुधारने के लिए जा रहे हैं, और जो भी कुछ विद्रोही लोग हैं उसको दबा के ही हम लोग जो है समाज को सुधार सकते हैं। तो वहाँ पे सिंपैथी लेने के लिए इस तरह का इमेज जो है वो बनाया जाता है। क्लास 12 का एनसीईआरटी वगैरह पढ़िएगा तो पता चलेगा। इमेज से भी बहुत सारा, आज देखिए कई सारे मीम्स बनते हैं, मीम्स के माध्यम से भी कई लोगों का सोच को जो है वो बदल दिया जाता है। लगातार अगर किसी के भी पेज को फॉलो कीजिएगा और उनका जो सोच है उनके पेज को फॉलो कीजिएगा, तो उनका सोच जो है आपके सोच पे धीरे धीरे कहीं ना कहीं हावी होने लगेगा और आपका सोच उनके जैसा हो जाएगा। तो ये आपको तय करना है कि आप जो है किसी के सोच को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। सबका सुनिए और खुद का जो है, जैसे बोला गया ना, अपना लॉजिक जो है वो इस्तेमाल कीजिए, तभी आप एक सही जो है पढ़े लिखे इंसान कहला सकते हैं। और नहीं तो फिर जो है सामने वाला जो बोल दिया बस बिना तर्क किए उसको मान लिए, तो फिर क्या ही पढ़ा लिखा होने का क्या ही फ़ायदा। देखिए समय 45 मिनट का हो गया है, हम सोचे थे कि कम टाइम लगेगा, तो यहाँ तो ठीक है थोड़ा बहुत हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन जो है आपको ऐप में ही करने होंगे। ऐप में कीजिएगा तो फ़ायदा इसका ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। चलिए आज ये फर्स्ट वीडियो है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, बाकी वीडियो का क्वेश्चन आपको ऐप में ही करना होगा। थोड़ा बहुत देखिए हम फिर कर रहे हैं, निवेश नहीं कीजिएगा। तो हम लोग इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, सब चीज़ को पढ़ना, उसका पीपीटी बनाना, हर एक चीज़ करना, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप जो है कम से कम उस मेहनत का थोड़ा सा मेहनताना जो है वो चुकाइए और अपना समय बचाइए। आपका समय भी है, खुद से आप यही काम कर दे तो आपको कई घंटे का टाइम लग जाता, तो वो टाइम हम आपका बचाएं तो ना, इसीलिए जो है इसका हम कह सकते हैं अगर आप मेहनताना देना चाहते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। आप भी कुछ मेहनत कीजिएगा, हमसे आपसे अगर कुछ लेना होगा तो हम भी आपको कुछ ना कुछ क्या करेंगे, मेहनताना देंगे, तभी आपसे कुछ यहाँ पे लेंगे। और नहीं तो फिर खुद से मेहनत कीजिएगा तो आपका समय जाएगा। तो यही तो है, समय ही सबसे बड़ा चीज़ है, समय सबके पास होता नहीं है ना। तो पहला यहाँ क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सर्वप्रथम किसे सौंपा गया? तो आप लोगों को पता है वो कौन थे, जेम्स रेनले थे। देखिए पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है, लेकिन क्वेश्चन बनाइएगा ना तब पता चलेगा क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे बन सकते हैं। फिर भारत के पहले नक्शे के आवरण चित्र जो है के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो सीधे यहाँ पे हम पढ़ देते हैं, दोनों कथन सही है। यह आवरण चित्र जेम्स रेनले द्वारा 1782 में तैयार किया गया। इस चित्र में ब्राह्मण स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन ग्रंथों को ब्रिटेनिया को क्या कर रहे थे, सौंप रहे थे। फिर दिया गया है ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय क्रमशः कौन है? तो ये चीज़ आपको बताया गया था, वारेन हेस्टिंग और कौन थे, वारेन हेस्टिंग जो थे वो आपके प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंतिम क्या थे, और अंतिम वायसराय थे, ठीक ना। उसके बाद 22 में लिप्टन चाय के बारे में दिया गया है कि विज्ञापन का राजनीतिक सामाजिक संदेश क्या था? तो इसका संदेश था
कि दुनिया भर के शाही लोग जो हैं वो चाय पीते हैं। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे राजकुमार आर्थर को कौन सी आधिकारिक पदवी दी गई? तो कौन सा आधिकारिक? ड्यूक ऑफ कनॉट। प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किताब 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल द्वारा लिखी गई। बिल्कुल सही। यह किताब कुल चार नहीं बल्कि कितने खंड में है? 2 खंड में है। तो कौन सा असत्य यहाँ पे पूछा गया? ध्यान दीजिएगा, कौन सा क्या है? असत्य है। सत्य होता तो ये सही हो जाता, असत्य पूछा गया है तो आपको ऑप्शन 2 जो है वो लेके चलना है। तो ध्यान देना है ये सब चीज़ को, नहीं तो एग्जाम में जानते हुए भी क्या हो जाता है? गलती हो जाता है। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके होने वाले वर्ष के अनुसार क्या कर देना है? सजा देना है। तो इस तरह से यहाँ पे डेट वगैरह दिया गया है, सारा सॉल्यूशन दिया गया है। जो है आप ऐप में जाइए और सारे टेस्ट को खुद से बनाइए तो पता चलेगा कि आप जो पढ़े उसको आप कितना समझ पाए। जो भी गलती होगा उसको आप उसमें सुधार करने का प्रयास कीजिएगा। और फिर से हम बोल रहे हैं, जब आपके पास अगर अभी समय नहीं है तो आप मत पढ़िए, लेकिन जब समय हो तो ज़रूर जो है इसको लाइन बाय लाइन पढ़िए और भी बेहतर कॉन्सेप्ट जो है आपको मिलेगा। जो अभी आप बताए हैं उसको ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो इतिहास को समझने का थोड़ा बहुत या इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत कुछ तो नया जानकारी आपको मिला होगा। तो अगर लगता है कि दूसरे विद्यार्थियों को भी इस तरह की जानकारी मिलनी चाहिए तो वीडियो को आप क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जैसे कि आप लोगों को कहा गया, अगर इसमें अच्छा खासा व्यूज़ मतलब लोगों का इंटरेस्ट होगा इस तरह के वीडियो में, तभी हम इसको जो है वो यूट्यूब में डालेंगे, और नहीं तो ऐप में ये रहेगा। जिसको भी पेड कोर्स के रूप में इसको लेना है वो लेगा, क्योंकि यूट्यूब में जानते हैं आप कि व्यूज़ नहीं आते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मोटिवेशन उसमें आता नहीं है। तो फिर जब सारा चैप्टर कंपाइल हो जाएगा, 10 चैप्टर 10 वीडियो बन जाएंगे तो कंपाइल करके दे दिया जाएगा। बाकी जिनको देखना होगा एक सिंगल वीडियो में वो लोग देख लेंगे। छोटे छोटे वीडियो जो है वो देखना पसंद नहीं करते, मतलब सिंगल, इतना धैर्य ही नहीं है सबके पास कि हम 10 वीडियो लगातार आएगा तो लगातार 10 वीडियो का हम क्या करते रहेंगे? देखते रहेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे वीडियो जो हैं वो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट रहते हैं वो थोड़ा बहुत निवेश करके ऐप में आ ही जाते हैं, जिनको भरोसा रहता है हम लोगों के ऊपर। और उसके बाद जो है वहाँ पे वो अपना पढ़ाई जो है सारा नोट्स जो है वो जारी रखते हैं। पढ़ाई भी जो है वीडियो भी मिलता है, पीपीटी भी मिलता है, नोट्स भी इसका हम देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन भी आपको क्या होगा वहाँ पे मिल जाएगा। और जिनको केवल यूट्यूब के माध्यम से देखना है उनके लिए कंपाइलेशन वीडियो आ ही जाता है। हम प्रयास करते हैं कि जिसका भी कंपाइलेशन वीडियो दे सके उनका कंपाइलेशन वीडियो दे, ताकि वीडियो से भी, या हम कह सकते हैं यूट्यूब से भी जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं उनको ऐसा ना लगे कि केवल ऐप में ही सारा कुछ है, यूट्यूब में तो कुछ है ही नहीं। आप देखिएगा दूसरे चैनल से भी आप तुलना करके देख लीजिए। हम लोगों के चैनल में बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरे चैनल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही लिमिटेड टाइम में हम बहुत बड़े बड़े टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं और आप लोगों को एक ऑर्गेनाइज वे में, सीक्वेंस में हर चीज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके पढ़ने का जो तरीका है उसमें भी बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अपना तरीका थोड़ा थोड़ा आने वाले समय में बदलिएगा तो आप जो है एग्ज़ाम को किसी और नज़र से देखिएगा और वहाँ पे जब जाइएगा तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस से जाइएगा। अब यही चीज़ पढ़ के जाइएगा तो आपके पास एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। जो जनरल किताब पढ़ के गया है, जो एनसीईआरटी को भी पढ़ के गया है, उसके बीच में कुछ तो डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।